गवार ससुराल में मॉडर्न बहू की पहली सुहाग रात। मालिक, मुझे काम पर से मत निकालिए। अगर आपने मुझे काम पर से निकाल दिया तो मेरा घर कैसे चलेगा। तुझे काम तो आता ही नहीं है। मैं तुझे रखकर बेकार में अपनी कंपनी को लॉस में क्यों डालूं। देख, तू कहीं और नौकरी ढूंढे। मैं तुझे अपने यहाँ और अब नहीं रख सकता। अनुराग का मालिक उसे इस तरह बोलकर नौकरी से निकाल देता है, जिसके बाद अनुराग परेशान होकर वापस घर लौटता है, जहां उसकी पत्नी राधिका अपने बेटे को चुप करवा रही होती है। चुप हो जा मुन्ना, तेरे पिता आते ही होंगे पैसे लेकर। राधिका ऐसा कहती ही है कि तभी वहां अनुराग आता है। उसका मायूस चेहरा देखकर राधिका बिन कुछ कहे ही काफी कुछ समझ जाती है। राधिका, अब मेरे पास नौकरी भी नहीं रही। कैसे मुन्ना की परवरिश करूंगा मैं? कैसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा? कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको देखकर मैं सब समझ गई। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये मेरा सोने का मंगलसूत्र है, इसे बेच दीजिए और अपना खुद का कुछ काम शुरू कीजिए। नौकरी कब तक करोगे? राधिका की बात मानकर अनुराग उसका मंगलसूत्र बेच देता है और उसके बाद वह एक ठेला लगाकर सब्जी बेचने का काम शुरू कर देता है। सब्जी बेच कर वह अपने बेटे नैतिक को बड़ा करता है और उसे पढ़ाता है, लिखाता है। मैट्रिक पास होने के बाद अनुराग और राधिका दोनों अपने बेटे नैतिक को आगे की पढ़ाई और नौकरी के लिए शहर से बाहर भेज देते हैं। बेटा, अब तुम्हें हमारा सपना पूरा करना है। तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। तुम ही हमारे घर की परेशानियों को ठीक कर सकते हो। अनुराग और राधिका दोनों ही मेहनत करके पैसे कमाते हैं और शहर में अपने बेटे नैतिक को पैसे भिजवाते रहते हैं। देखते ही देखते नैतिक शहर में अपनी पूरी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर लेता है और बड़ा हो जाता है। उसे अच्छी खासी नौकरी भी मिल जाती है, जहां वह नौकरी करके पैसे जोड़ता है। आज मैं माँ पिताजी को घर जाकर सरप्राइज दूंगा, क्योंकि मैं पूरे 10 साल के बाद अपने घर पर जा रहा हूँ। नैतिक अपने माता पिता से मिलने के लिए गांव पहुंच जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसके 2 छोटे भाई बहन भी हैं। माँ पिताजी, आप कैसे हो? आपको देखे बिना पूरे 10 साल हो गए। नैतिक भैया आ गए, नैतिक भैया आ गए। भैया, क्या आप हमारे लिए कुछ भी नहीं लेकर आए शहर से? उन दोनों को देखकर वह अपने माता पिता से कहता है, ये दोनों बच्चे कौन हैं और मुझे भैया क्यों बोल रहे हैं? ये दोनों बच्चे छोटे तुम्हारे भाई बहन हैं। तुम्हारे जाने के बाद ये दोनों जुड़वा इस दुनिया में पैदा हुए। हम इसके बारे में इसलिए तुम्हें नहीं बताते थे, कहीं तुम अपने छोटे भाई बहन के बारे में जानकर परेशान ना हो जाओ। पिताजी, भला ये भी कोई बात छुपाने की थी? आपको तो ये मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, अब तो मुझे अच्छी नौकरी भी मिल गई है और अब मैं पैसे जोड़कर आपको भिजवाता रहा करूंगा। नैतिक अपने दोनों छोटे भाई बहन के साथ खूब मस्ती से खेलता है। अपने टूटे फूटे घर को देखकर उसे अपना बचपन भी याद आ जाता है। कुछ ही दिन में वह वापस शहर पहुंच जाता है, जहां वह नौकरी करने लगता है। वहीं कुछ समय से उसकी कंपनी को उसके बॉस की बेटी टेक ओवर कर लेती है। नैतिक, सारी की सारी फाइल्स अभी के अभी मेरे कैबिन में लेकर आओ। जी मैडम, अभी लेकर आता हूँ। शनाया के कहने पर नैतिक कमरे में सारी फाइल्स लेकर आ जाता है। ओके, ये सब और कब तक चलता रहेगा मुझे समझाओ। मैं तुम्हें काम के बहाने कब तक इस तरह से अपने कैबिन में बुलाती रहूंगी? आप ये क्या बोल रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं भी आपको पसंद करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ। हम इस बात को आगे नहीं बढ़ा सकते। आप बहुत अमीर हो और मैं बहुत गरीब। तुम्हारी अमीरी गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? नैतिक शनाया की ऐसा बोलने के बाद अपने आप को रोक नहीं पाता। हाँ, मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरे माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं और मेरे 2 भाई बहन भी हैं। गांव में मेरा परिवार है। शादी के बाद मैं वहीं रहूंगा। शनाया को इस बात से कोई परेशानी नहीं होती, जिसके चलते वह मॉडर्न होकर भी नैतिक से शादी कर लेती है और उसके साथ शादी के बाद अपने ससुराल गांव में आ जाती है। अरे ये क्या नैतिक, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने गरीब हो। अरे तुम्हारे घर में तो केवल एक ही कमरा है। नैतिक, ये लड़की कौन है और ऐसे क्यों बोल रही है? माँ, ये लड़की और कोई नहीं बल्कि आपकी बहू है। मुझे माफ करना माँ, मेरे पास इतना समय ही नहीं था कि मैं आपको कुछ बता सकता।
मैं शनाया से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं उससे शादी करके उसे यहाँ ले आया। अरे बेटा, मुझे एक बार बताना तो चाहिए था। हमारे कितने सारे अरमान थे तेरी शादी को लेकर। खैर कोई बात नहीं, चलो बहू अंदर आ जाओ, इसे अपना ही घर समझो। अरे वो तो ठीक है माँ जी, लेकिन इस कमरे में आप सोने वाली हो या फिर मैं? अरे बहू काहे चिंता कर रही है, ये देखो मैं अभी इस कमरे को 2 कमरे में बांट देती हूँ। राधिका बीच में पर्दा टांग देती है। ओह माय गॉड, आप लोग पागल हो गए हो क्या? आज मेरी सुहाग रात है और एक ही कमरे में मैं अपनी सुहाग रात कैसे मनाऊंगी? थोड़ा भी सेंस है आप लोगों के अंदर? अरे बहू रानी, क्यों परेशान हो रही हो? दोनों बच्चों को मैं जल्दी सुला दूंगी। तुम्हारे बाबूजी वैसे ही 9 बजे खर्राटे लेने लगते हैं, मैं भी जल्दी ही सो जाती हूँ। तुम लोग रात भर अपनी सुहाग रात मनाते रहना। हे भगवान, एक तो ये एक कमरा है, ऊपर से बीच में एक पर्दा टंगा है, दूसरी तरफ ना तो सुहाग रात की सेज है और ना ही बिस्तर। अरे बहू बस इतनी सी बात, कोई बात नहीं, अभी ही बना देती हूँ। अरे सुनते हो, कहाँ गए? जल्दी से यहाँ आओ, बहू बेटे के लिए उनकी सुहाग रात की सेज तो बनवाने में मेरी मदद करो। अनुराग थोड़े से गुलाब और गेंदे के फूल ले आता है, जिसके बाद राधिका कमरे के दूसरी तरफ बिस्तर लगा देती है। दोनों पति पत्नी मिलकर फूलों से एक तरफ बिस्तर को अच्छे से सजा रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ अनामिका सभी के लिए खाना बनाने लगती है। मैंने सभी के लिए खाना बना दिया है, आप सभी आकर खा लीजिए। हे भगवान, ये कैसा गरीबों वाला खाना है? अब क्या मुझे इस घर में इस तरह का खाना खाना पड़ेगा? राधिका को ये सुनते ही बहुत बुरा लगता है। हम लोग गरीब हैं, रूखी सूखी खाकर अपना गुजारा कर लेते हैं, तुम्हें भी हमारे साथ इसी तरह एडजस्ट होना होगा। ओह माय गॉड, पता नहीं मैं कहाँ आकर फंस गई हूँ। अच्छी खासी मॉडर्न लड़की होकर मैं इस गंवार परिवार में कैसे आ गई? शनाया गुस्सा होकर पर्दे के पीछे अपनी सुहागरात की सेज पर जाकर बैठ जाती है, तो वहीं अनुराग और राधिका अपने दोनों बच्चों के साथ खाना खाकर चटाई बिछाकर दूसरी तरफ सो जाते हैं। जिसके बाद नैतिक शनाया के पास जाता है। शनाया, माँ बाबूजी और बच्चे सब सो गए हैं, चलो हम सुहाग रात मनाते हैं अपनी। इस पर्दे के पीछे मैं तुम्हारे साथ सुहाग रात मनाऊंगी? तुमने ये सोचा भी कैसे? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? कम से कम आज के दिन तो गुस्सा मत करो, तुम जानती हो ना मैं कितना गरीब हूँ। सही कहा तुमने, मुझे पहले ही सोचना चाहिए था। इधर नैतिक और शनाया आपस में बातें कर रहे होते हैं। वहां उनकी बातें सुनकर राधिका की नींद खुल जाती है और वह पर्दे के दूसरी तरफ कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगती है। हमारी इस गरीबी के चलते हमारी बहू को कितना कुछ सहन करना पड़ रहा है और मेरा बेटा भी बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहा है। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। राधिका चुपचाप जाकर सो जाती है। उसे बहुत बुरा लगता है। तो वहीं रात को शनाया को बहुत ज्यादा मच्छर काटते हैं, जिससे वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। पूरी रात वह जैसे तैसे करके काटती है। अगले दिन जब सवेरा होता है, राधिका अपने बेटे के फोन में यूट्यूब चलाकर अपनी बहू के लिए मॉडर्न खाना बनाने की कोशिश करती है, तो वहीं अनामिका घर की साफ सफाई कर रही होती है। शनाया की नंद उससे कोई काम नहीं करवाती, बल्कि उसे खूब सारा प्यार करती है। उनका यह प्यार देखकर शनाया को बहुत अच्छा लगता है। मेरे ससुराल वाले बेशक गवार हैं, उन्हें ये तक नहीं पता कि सुहाग रात के लिए एक सिंगल कमरे में कपल को अकेला छोड़ना होता है, लेकिन फिर भी इतने गवार होने के बाद इनका दिल बहुत साफ है। मैं ही नहीं समझ पाई, लेकिन अब मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश करूंगी। शनाया एक बहुत अमीर बाप की औलाद थी, इसलिए वह अपने पिता से अपनी परेशानियां बताती है, जिसे सुनने के बाद उसके पिता उसे पैसों से कुछ मदद करते हैं और शनाया अपने पति के साथ मिलकर अपने गरीब ससुराल के घर को दोबारा से 2 मंजिल तक बनवा लेती है। इसके बाद नीचे अनुराग, राधिका, राजू और अनामिका रहते हैं, तो वहीं ऊपर शनाया अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। ये लो दीपाली, मैं घर के लिए राशन ले आया हूँ, जल्दी से कुछ खाने के लिए बना लो। अच्छा हुआ जी आप खाने के लिए कुछ लेकर आ गए हो, वरना बच्चे तो भूखे ही सो चुके थे। अपने टूटे फूटे घर में एक चटाई के ऊपर प्रमोद अपने दोनों बच्चों को भूखे प्यासे सोते हुए देखता है और उनके पास जाकर बैठकर उन्हें प्यार करते हुए कहता है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ये परेशानियां और कब तक चलती रहेंगी। ये परेशानियां तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इस गरीबी में मैं अपने बच्चों को सही से पाल भी नहीं पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, हर इंसान के ऊपर एक ना एक समय पर मुसीबतें आती हैं। शायद ये हमारा समय है, ये मुसीबतें धीरे धीरे दूर हो जाएंगी।
प्रमोद मजदूरी करके अपने दोनों बच्चों की परवरिश करता है, जिसमें से वह निखिल को अच्छे से पढ़ाता लिखाता है और उसे शहर नौकरी करने के लिए भेज देता है, और वह अपनी बेटी परिणीति को अपने पास ही रखता है। बेटा, तुम इतने बड़े कब हो गए मुझे पता ही नहीं चला, और अब तुम पढ़ाई लिखाई पूरी कर चुके हो तो तुम अपनी नौकरी ढूंढने शहर जाओ ताकि इस घर की परेशानियां दूर हो सके। पिताजी, आप मेरे होते हुए चिंता मत कीजिए, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत जल्द बहुत सारा पैसा कमाकर मैं वापस लौटूंगा। निखिल ऐसा कहने के बाद शहर चला जाता है। शहर में वह मन लगाकर काम करता है, इसी के चलते उसे अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है। लेकिन वहीं उसके ऑफिस में एक अंग्रेजन लड़की काम करने के लिए आती है, जिसके ऊपर ऑफिस के सभी लोगों की नजर होती है। अरे भाई, क्या पटाखा है, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। भाई, ये तो मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। निखिल परवीन और पुनीत की बातें सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। बेकार में अंग्रेजन लड़की के पीछे पागल हो रहे हैं ये। अंग्रेजन इनमें से किसी को घास भी नहीं डालने वाली। निखिल ऐसा सोचकर अपने काम पर फोकस करता है। वहीं दूसरी तरफ सोफिया को वहां इतने सारे लोगों में केवल निखिल ही पसंद आता है, क्योंकि वह केवल अपने काम पर ध्यान देता है और किसी से फालतू मतलब ही नहीं रखता। इसी के चलते वह निखिल के पास आती है और उससे बातें करती है। निखिल, तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम तो बहुत मन लगाकर काम करते हो, यहाँ सिर्फ तुम्हें ही काम करने में अच्छी रुचि है। सोफिया को हिंदी में बात करते हुए देख निखिल हैरान हो जाता है। ओह माय गॉड, तुम्हें हिंदी बोलनी आती है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। निखिल इस तरह सोफिया से बात करने लगता है और देखते ही देखते दोनों में प्यार बढ़ने लगता है, जिसके चलते एक दिन सोफिया निखिल से कहती है, हम दोनों इतने समय से एक दूसरे से बात करते हैं और प्यार भी करते हैं। अब मुझे ये दूरियां और बर्दाश्त नहीं होती। मुझे शादी करके तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर वालों के साथ रहना है। सोफिया एक अच्छे परिवार से थी और निखिल बहुत ज्यादा गरीब। निखिल सोफिया को अपने बारे में सब कुछ बताता है। मैं बहुत ही ज्यादा गरीब परिवार से हूँ, तुम मेरे साथ कैसे रहोगी? तुम ऐसा सोच कैसे सकते हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारा जैसा भी परिवार है, जितने भी तुम गरीब हो, उससे मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हंसी खुशी रहूंगी। सोफिया इस तरह निखिल से शादी करने के लिए उसे मना लेती है। निखिल सोफिया से शादी कर लेता है, लेकिन जिस कंपनी में वह काम कर रहे थे, उस कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग शादीशुदा लोग उस कंपनी में काम नहीं कर सकते थे, जिसके चलते उन्हें उस कंपनी से निकाल दिया जाता है। जिसके बाद निखिल सोफिया को लेकर गांव आ जाता है। माँ, इससे मिलो, ये सोफिया है। सोफिया, माँ के पैर छू लो। निखिल के ऐसा कहते ही सोफिया दीपाली के पैर छू लेती है। वहीं उसकी माँ दीपाली उसके कान पकड़कर मरोड़ते हुए कहती है, अच्छा बेटा, तू इतना बड़ा हो गया है कि तूने अपनी माँ और पिता को ये बताना जरूरी नहीं समझा कि तू शादी कर रहा है। लेकिन अब जब तू इतनी सुंदर प्यारी अंग्रेजन बहू लेकर आया है, तो मैं उसे मना कैसे कर सकती हूँ। आओ बहू, अंदर आओ, तुम्हारे इस घर में स्वागत है। अपने गरीब टूटे फूटे ससुराल को देखकर सोफिया को बहुत अजीब सा लगता है। क्या हुआ बहू, क्या सोच रही हो? चलो यहाँ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। दीपाली ऐसा कहकर रसोई में चाय बनाने जाती है, लेकिन चीनी और चाय पत्ती पहले से ही खत्म होती है। वह अपने बेटे निखिल को घर का राशन लाने के लिए कहती है। मेरे पास तो थोड़े से ही पैसे बचे हैं माँ, चलो कोई बात नहीं, जो पैसे हैं उनमें से कम मैं राशन डलवा ही देता हूँ, फिर मैं कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा। निखिल के पास जो भी बचे कुचे पैसे होते हैं वह उनसे राशन डलवा देता है। उस दिन सभी लोग बहुत खुश होते हैं। वहीं सोफिया की ननद परिणीति हर चीज में सोफिया की मदद करती है। सबका इतना अच्छा बर्ताव देखकर सोफिया बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ सोफिया के अंदर एक खास बात थी कि वह अंग्रेजन होकर भी हिंदू लोगों के भगवानों में बहुत विश्वास रखती थी। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, सोफिया अपने ससुराल के मंदिर में अच्छे से साफ सफाई करके भगवानों की पूजा करती है। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में वैजंती माला माला, बजावे मुरली मधुर बाला बाला,
श्रवण में कुंडल झल काला काला। नंद के नंद श्री आनंद कंद, ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। सोफिया को घर में सुबह सुबह पूजा पाठ करते हुए देख घर में सभी लोग बहुत खुश होते हैं। शादी के 1-2 दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है और जब भी कोई परेशानी होती तो सोफिया के पास जो भी सोने की चीज होती वह उसे बेचकर अपने ससुराल की जरूरत को पूरा करने लगती। सुनो निखिल, अब मेरे पास सिर्फ ये सोने की अंगूठी ही बची है, जाओ इसे भी बेच दो। माँ जी और बाबूजी की तबीयत खराब है, उनकी दवाई लानी है। निखिल बहुत परेशान होता है, ना चाहते हुए भी वह सोफिया से सोने की अंगूठी लेकर उसे बेच देता है, जिसके बाद वह उन पैसों से घर में दवाई तो ले आता है लेकिन घर में खाने का एक दाना तक नहीं होता, जिसके चलते सोफिया अपने घर के मंदिर के सामने बैठकर भगवान की मूर्तियों से रोते हुए कहती है, आप और कब तक मुझे दुखी देखते रहोगे? मेरा पूरा परिवार भूखा है और हमारे घर का चूल्हा सूना है। मैं इतनी भक्ति और श्रद्धा आपके लिए करती हूँ तो आपका क्या अपने भक्तों को खुश रखने का कोई फर्ज नहीं बनता? आप लोग इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो भगवान? सोफिया के रोने से जो उसके आंसू टपक कर जमीन पर गिरते हैं, वहां पर एक चमकीली रोशनी निकलती है और उस रोशनी के चलते वहां पर एक लकड़ी का चूल्हा प्रकट होता है। तभी एक आवाज आती है, तुमने हमारी इतनी सेवा की, हमारी भक्ति की, हम तुमसे प्रसन्न हैं, इसलिए तुम्हें ये जादुई चूल्हा दे रहे हैं। इस चूल्हे के आगे बैठकर तुम जो भी मांगोगी तुम्हें वही खाने को मिल जाएगा। ऐसा सुनने के बाद सोफिया चूल्हे के सामने बैठकर हाथ जोड़ती है और कहती है, ऐ लकड़ी के जादुई चूल्हे, मेरा पूरा परिवार भूखा प्यासा है, उनके लिए मुझे खाना चाहिए, खाने में दाल रोटी और बढ़िया बढ़िया पकवान। सोफिया के इतना कहते ही चूल्हे के अंदर से अपने आप दाल रोटी और बढ़िया बढ़िया पकवान बनकर बाहर निकल आते हैं। ये देखकर सोफिया हैरान रह जाती है। वह फौरन अपने पूरे परिवार को आवाज लगाकर बुलाती है, जल्दी देखिए, भगवान की कृपा हमारे ऊपर बरस पड़ी है। बस मैंने कहावत में सुना था कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। आज हकीकत में भी देख लिया। देखो जरा, भगवान ने मुझे ये जादुई लकड़ी का चूल्हा दिया है जिससे मैं कुछ भी खाने का मांग सकती हूँ। ये कैसा मजाक कर रही हो तुम? भला एक लकड़ी के चूल्हे से कोई खाने का सामान कैसे आ सकता है? आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है? रुकिए, मैं आपको इस जादुई चूल्हे का कमाल दिखाती हूँ। ऐ लकड़ी के जादुई चूल्हे, मुझे अभी गोलगप्पे, रसमलाई और आलू टिक्की खानी है। सोफिया के ऐसा कहते ही जादुई चूल्हे के अंदर से गोलगप्पे, रसमलाई, आलू टिक्की निकलकर बाहर आ जाती है। यह चमत्कार देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अरे बाप रे बाप, ये तो सच में जादुई चूल्हा है। बड़ा ही चमत्कारी लकड़ी का चूल्हा है। आज तो हम सब पेट भरकर खाना खाएंगे। उस दिन अंग्रेजन बहू की भक्ति के चलते सभी लोग पेट भर के खाना खाते हैं। अब उन्हें खाने की कोई दिक्कत नहीं होती। इसी के चलते अंग्रेजन बहू अपना दिमाग लगाकर एक छोटा सा ढाबा भी खोल लेती है और जादुई चूल्हे की मदद से वह ढाबा चलाती है, जिसके चलते वह पैसे भी कमाने लगती है। देखते ही देखते उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और वह खुशी से रहने लगते हैं।